आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1947 से लेकर 2020 भारत का इतिहास, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, ये एक शॉर्ट वीडियो होगा। मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो इस पे बहुत लंबी सीरीज बन सकती है अगर हम पार्ट वाइज को देखें, लेकिन मैं एक आपको समरी दूंगा। बहुत अच्छा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा इसके बाद कि 1947 से लेकर अभी तक क्या हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे और ट्विटर पे दोनों पे मैं आगे हूँ। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करिए क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। ये हमारा भारत है। 1947 में भारत आजाद हुआ। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे मेरे पूरे सेपरेट लेक्चर्स हैं। 1757 से लेकर 1947 तक 30 लेक्चर्स हैं। मैंने पूरा भारत का आधुनिक इतिहास कवर किया है। ये भारत आज का भारत है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया जो है 1947 में ऐसा नहीं था। 1947 में इंडिया जो है उसमें 4 कैटेगरीज थी। एम लक्ष्मीकांत का मैंने पूरा रिव्यू किया, आई होप आपने देखा ही होगा। बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि भारत कैसे इंटीग्रेट करे। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया, जो कि हमारे होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सब करके दिखाया और उसके बाद पूरे भारत को एक कर दिया। 565 रियासतों को एक कर दिया। दो बने, एक इधर पाकिस्तान बना। ठीक है, ये है आपका वेस्ट पाकिस्तान और ये है आपका ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। अब ऐसा है कि 1947 से लेकर 1949 तक ये पूरा काम चलता रहा इंटीग्रेशन का। 4 राज्यों में प्रॉब्लम आई। कौन कौन से? एक थे कश्मीर। कश्मीर रियासत में प्रॉब्लम आई। तो कश्मीर ने क्या किया था कि ना ही हम भारत के साथ जाएंगे ना ही पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन जैसे ही अक्टूबर 1947 पे कश्मीर पर अटैक होता है तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन कर लिया, भारत के साथ आ गए। दूसरे थे ये ट्रावनकोर। ट्रावनकोर में भी यही हुआ। ट्रावनकोर में भी महाराजा जो थे वो कह रहे थे हमको भारत के साथ नहीं रहना है, लेकिन उसके बाद इनके राजा के ऊपर जो है वो जानलेवा अटैक हो गया और ये भारत के पास आ गया। तीसरे थे जूनागढ़। जूनागढ़ के राजा पाकिस्तान भाग गए थे और जूनागढ़ भी, यहां पे वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी चतुराई दिखाई और जूनागढ़ भी भारत के पास आ गया। ठीक है, और उसके बाद हैदराबाद सबसे इंपॉर्टेंट। आज का हैदराबाद ना ये पूरा एरिया है भारत का सबसे अमीर, भारत की सबसे अमीर रियासत। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो लॉन्च हुआ, 5 दिन के अंदर हैदराबाद हमारे अंदर आ गया। तो भारत की सारी रियासतें, और भी राजस्थान में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, भोपाल में भी, लेकिन हम उस पर फिलहाल इतना नहीं जाते। आप इतना समझिए कि भारत एक हो गया। 1950 में भारत का संविधान बन गया, मतलब 26 नवंबर 1949 में बन गया, इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 में आया। तो भारत में सब कुछ हो गया था 1950 आते आते। स्टेट की बात करें तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जब भारत को 4 पार्ट में डिवाइड किया। शुरू में भारत में 16 स्टेट बनी। शुरुआत में तो 4 पार्ट, ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी रखा। बाद में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 16 राज्यों को बनाया। पहले आप देख रहे हैं ना, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब एक थे। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब कुछ एक था। हिमाचल प्रदेश और ये पूरा पंजाब, हरियाणा, ये सब एक था। लेकिन धीमे धीमे राज्य जो है वो टूटते गए। भैया, भारत को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स बोला गया है ना, कि स्टेट्स को हम तोड़ सकते हैं, यूनियन को नहीं तोड़ सकते। कोई राज्य जो है, एम लक्ष्मीकांत में सबसे पहला चैप्टर यही है कि भारत इनडिस्ट्रक्टिव है, कभी भी यूनियन टूटेगा नहीं, राज्य टूट सकते हैं। अमेंडमेंट होता है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। एम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, मैंने पूरा इस पे सेपरेट लेक्चर बनाया है। 1951 में पहली बार चुनाव हुए। 1951 में जब चुनाव हुए तो हम बात करेंगे सबसे पहले 1951 की। 1951 से लेकर 1964 तक क्या हुआ। देखो, इंटीग्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, चुनाव हुए। फिर से बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये बहुत लंबी सीरीज है। मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेटली कवर कर दूं, लेकिन ये आप समझ लीजिए, ये 20-25 मिनट में मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा, एक समरी है ये। कांग्रेस जीती। इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो दबदबा था ही, 1885 से भारत में काम कर रही थी और गांधी जी ने कांग्रेस को एक अलग ही लेवल पे वो ले गए थे। 1950 आते आते गांधी जी भी हमको छोड़ के चले गए थे, वल्लभ भाई पटेल भी हमको छोड़ के चले गए थे। तो एक बहुत बड़े लीडर खाली नेहरू रह गए थे। सुभाष चंद्र बोस भी हमको छोड़ के चले गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू, मुझे बहुत दुख होता है जब लोग जवाहरलाल नेहरू की बुराई करते हैं। क्या है ना कि हमारी हिस्ट्री को चेंज नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी कहें, उनकी गलतियां थी, हर लीडर की गलतियां होती, उन्होंने भी गलतियां की,
लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो टेन्योर था, वो आप इसी से पता लगा सकते हैं कि नेहरू को रिप्लेस करने वाला कोई था नहीं। लगातार 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसके बाद से 1964 तक वो चुन के आए। वो इतने बड़े नेता थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी, हाँ 1962 का वॉर उनकी गलती थी, यूनाइटेड नेशन की, मेरे हिसाब से यूनाइटेड नेशन की सीट जो उन्होंने नहीं ली वो उनकी गलती थी, 3-4 गलतियां की, उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो पब्लिक हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए एडविना बैटन से, माउंट बैटन से। लेकिन जवाहरलाल नेहरू एज अ लीडर कमाल के थे। अगर वो जिंदा रह जाते 1965 में, 1965 में ही 1964 में वो हमको छोड़ के चले गए, लेकिन अगर वो जिंदा रहते तो वो फिर जीतते। वो जब तक जिंदा रहते तब तक वो जीत के आते, क्योंकि उनका स्टैचर बहुत बड़ा था। आज जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब जवाहरलाल नेहरू और उस समय जितने भी लीडर्स थे उन्होंने दिए हैं। उन सबका कलेक्टिव नतीजा है ये। नेहरू को एज अ विलन की तरफ पता नहीं क्यों प्रोजेक्ट किया जाता है, बल्कि नेहरू की, उनकी, वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, काफी पढ़े लिखे इंसान थे, इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो हमारे लीडर्स के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल हो गए, नेहरू हो गए, ये सब बहुत महान है, हमको इनकी इज्जत करनी चाहिए। आप कुछ भी तोड़े मरोड़े, लेकिन फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। 1962 तक भारत की जो ग्रोथ है ना, वो इतनी तेजी से, पूरी दुनिया ने कहा था कि भारत चल ही नहीं सकता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी तो, खैर तो फॉरेन पॉलिसी में एक्सपर्ट थे ही, फॉरेन पोर्टफोलियो वो देते भी नहीं थे किसी को। हाँ, कश्मीर मुद्दा भी एक उनकी गलती थी, 3-4 गलतियां उन्होंने की हैं, और बाद में नेहरू को भी पता चल गया। लेकिन 80 to 90% डिसीजन नेहरू के कमाल के। नेहरू का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जबरदस्त था। तो जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 64 तक उन्होंने रूल किया, पहले प्रधानमंत्री बने, और 1951 में सरकार आई, चुनी हुई सरकार आई। जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेसी से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे। 1951 में जब उनकी सरकार आई तो हर राज्य में, पूरे भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था। खैर ये गांधी जी इफेक्ट था, गांधी जी जो करके गए थे, वो जो कहते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो महात्मा गांधी करके गए, कांग्रेस उसका फल आज भी ले रही है। महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर थे, क्योंकि उस समय महात्मा, कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी। फिर नेहरू की भी पॉलिसीज ऐसी थी। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की, कि हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, कि वो बहुत ही जेंटल इंसान थे, वो किसी को भी ज्यादा वो नहीं करते थे, शांत रहते थे। अब होता क्या है कि 51 से लेकर 56 तक 5 ईयर प्लान हमने लॉन्च किए, बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई। चाइना से हमारे रिलेशन बहुत बढ़िया हुए, बहुत अच्छा चाइना से रिलेशन। ये बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि चाइना उस समय देखिए पता नहीं था। आज हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमको आगे पता नहीं होता कि आगे क्या हो जाए, तो उस समय किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। उस समय भारत ने चाइना को यूनाइटेड नेशंस तक लेके गया। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत को यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट जो है वो ऑफर की गई थी, लेकिन वो ठुकरा दी गई, चाइना को मिल गई। हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया तब भी भारत ने नहीं कुछ बोला। ये बहुत गलत, क्योंकि जब तक चाइना ने तिब्बत पे कब्जा नहीं किया था तब तक तिब्बत एक बफर जोन था ना, भारत की सीमा चाइना से नहीं लगती थी। हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे गए, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था। एग्रीकल्चर इन द सेंस की डेवलपमेंट इस समय हो रहा था, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने बना के रखी हुई थी, मदद ले रहे थे। 62 में हो जाता है, 1962 में इंडो चाइना वॉर। 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो ये जो ग्रोथ रेट बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, जीडीपी हमारी, वो एकदम से नीचे आ गई। और 1962 में हमको पहली बार पता लग गया कि स्ट्रांग आर्मी की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1962 के बाद जितनी बार भी हम चाइना से भिड़े हैं, चाइना हमेशा पीछे हटा है। इस समय भी पीछे हटी गया है। बहुत, मतलब इतना आसान नहीं रहा है चाइना के लिए, क्योंकि 1962 होता है ना कि जब एक बार आपको झटका मिलता है तो दोबारा आप समझ जाते हैं। तो 1962 में क्या हुआ, इसी दौरान दोस्तों एक बार फिर 1957 में भी इलेक्शन हुए, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन अब 1962 में क्या हुआ, 1962 में जो वॉर हुआ उससे हमारी जीडीपी नीचे गई। अब आता है दोस्तों हमारा ये 1962 के बाद का समय। जवाहरलाल नेहरू को बहुत धक्का पहुंचा था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की अकाल मृत्यु थी। इतना ज्यादा धक्का पहुंचा था कि चाइना हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसी के ही कारण 1964 मई 1964 में इनका देहांत हो गया। जवाहरलाल नेहरू का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो कमाल का था। भारत का एटॉमिक प्रोग्राम है, भारत का जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आईआईटी हो गया, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए, डैम्स हो गए, बहुत कुछ वो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए थे। मैक्सिमम प्रोग्राम जो हैं आज जो आप आधुनिक भारत देख रहे हैं उसकी नींव नेहरू ने रखी थी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 1964 के बाद क्या हुआ। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी और नेहरू, देखिए जवाहरलाल नेहरू बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, वो खुद भी बहुत किताबें लिखते थे, कमाल।
इंदिरा गांधी इतना ज्यादा उनको पढ़ने का शौक नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू खुद भी बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी को तवज्जो नहीं देते थे। वो इतना नहीं चाहते थे कि पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का स्ट्रेचर बहुत बड़ा था, ठीक है, और इंदिरा गांधी उनके सामने उस समय तो इतनी बड़ी नहीं थी, और इंदिरा गांधी की एज सच उनकी कोई ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। उनकी खैर अलग कहानी इंदिरा गांधी की कि वो पॉलिटिक्स में आए। लेकिन 1964 में एक ऐसा इंसान आया पॉलिटिक्स में जिसने राजनीति के मायने ही बदल दिए। भारतीय इतिहास का सबसे ईमानदार नेता मेरे हिसाब से, लीडर ऑफ द लीडर्स, लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भी था। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति को ही बदल दिया। राजनीति करनी कैसे है, लाल बहादुर शास्त्री का, क्योंकि बहुत छोटे कद के थे, तो नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बड़े काफी नोकझोंक, मतलब बहुत मजाकिया बात में होती रहती थी। नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे दोस्त थे। कई बार नेहरू जो है लाल बहादुर शास्त्री की टांग खींचते थे, और लाल बहादुर शास्त्री जो है वो अपने ही हिसाब से जवाब देते थे। बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप था। हुआ क्या कि 1964 के बाद कौन सत्ता पे आए, क्योंकि भैया नेहरू के नाम पे वोट पड़ते थे, अब नेहरू गए। इंदिरा गांधी का कुछ पक्का नहीं था। देखिए, कांग्रेस में एक ओल्ड गार्ड था, ठीक है, के कामराज जो थे वो कांग्रेस के सिंडिकेट के लीडर थे। कांग्रेस के ही अंदर का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसको सिंडिकेट कहते थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे। के कामराज एक और बहुत ही महान नेता, के कामराज की आप स्टोरी पढ़ेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। भारत रत्न उनको मिला है। के कामराज किंग मेकर माने जाते थे, चीफ मिनिस्टर रहे। अच्छा बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, कहां के चीफ मिनिस्टर रहते, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वो कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने, वो नहीं चाहते थे इंदिरा गांधी आए, मतलब शुरुआत में तो ऐसा नहीं, लाल बहादुर शास्त्री को के कामराज लेके आए, वो किंग मेकर थे। तो अब लाल बहादुर शास्त्री की एंट्री हो गई, क्योंकि ये था कि कांग्रेस में कौन है, इंदिरा गांधी है कि लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री है। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री को उस समय तक बहुत ही, मतलब बहुत बड़े लीडर के रूप में नहीं देखा जाता था। बहुत ईमानदार नेता थे। जो उनकी सरकारी कार थी वो भी यूज नहीं करने देते थे। जो उन्होंने कार भी खरीदी थी उसकी भी किस्त वो चुकाते थे। अरे मतलब उनकी तो स्टोरी अलग है, वो तो क्या बताऊं मैं। मैंने बताया ना, भारतीय इतिहास के कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए पहले के लीडर से सीखना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री से सीखना चाहिए। लेकिन शास्त्री जी अभी तक इतने बड़े नेता नहीं हुए थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे पीठ पीछे कि अरे ये क्या है, ये इतना छोटे कद का क्या है, ये ऐसे मतलब बहुत ही सोशलिस्ट इंसान है, ये नहीं चल पाएगा। कुछ लोग तो दांव भी लगाते थे चल नहीं पाएगा। लेकिन 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, सब कुछ बदल गया। 1965 में जब पाकिस्तान अटैक किया, तब इधर पहली बार लाल बहादुर शास्त्री ने बोला वो ये बॉर्डर खोल दो। तो इधर पाकिस्तानी सेना अटैक कर रही थी, इधर भारत पूरा लाहौर के बिल्कुल 90 किलोमीटर पहले तक पहुंच गया। और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने वो लीडरशिप दिखाई, हर किसी ने सरेंडर कर दिया, झुक गए लाल बहादुर शास्त्री के सामने, पूरी दुनिया को झुका दिया अकेले दम पे। फिर वो मनहूस घड़ी आई जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। हमारी बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि जब भी हम टेबल पे बैठते हैं ना, जब बातचीत होती है दूसरे देशों से, हमने जो एरिया जीते हुए हैं वो हम लौटा देते हैं। यही हमने 1965 में किया, यही हमने 1971 में किया। 1965 में हमने बहुत बड़ा एरिया जीत लिया था पाकिस्तान का, वो हमने लौटा दिया, पूरा एरिया लौटा दिया। ताशकंद में जनवरी में ही 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया। उस पर बहुत डिबेट है कि उनको जहर दिया गया नहीं दिया गया, फिलहाल हम उस पर नहीं जाते हैं। अब प्रधानमंत्री कौन बने? अब एक ऐसी लेडी का उदय होने वाला था जिसने भारत के इतिहास को ही बदल डाला। आप कितना भी बोल लें, इंदिरा गांधी को कितना भी उल्टा सीधा बोल लें, बहुत गलत है वैसे इंडियन लीडर्स को, ये सब हमारे लीडर्स रहे हैं। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर रही है, इकलौती अभी तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही है, लेडी जो है। पाकिस्तान की नाको चने चबवाए थे अकेले इंदिरा गांधी ने। खाली आज यही एक लीडर है जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। एक बहुत बड़ा एरिया जो है पाकिस्तान का छीन लिया गया था, वो सिर्फ अभी तक इंदिरा गांधी ही कर पाई है। तो 1971 का वॉर हुआ। एनीवे, इस पे हम अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। इंदिरा गांधी अब इंदिरा गांधी का भी बड़ा, देखिए जो सिंडिकेट था वो नहीं चाह रहा था इंदिरा गांधी आए, वो बिल्कुल नहीं चाहता था इंदिरा गांधी आए। हुआ क्या कि इंदिरा गांधी लेकिन फिर आई, वो किसी तरीके से वो आई। लेकिन 1967 के जो इलेक्शंस हुए दोस्तों, वो बहुत डिजास्टर्स थे। 40% राज्यों में कांग्रेस हार गई, 40% राज्यों में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चले गए थे। मैंने बताया नेहरू का स्टैचर अलग था। अब इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी नई नेता, अभी प्रूव करना था। इनको गूंगी गुड़िया बोला जाता था, इनको बोला जाता था क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती।
बहुत इन पे तंज कसा जाता था, और अब कांग्रेस डिवाइड होने लगी थी। देखिए इसी दौरान क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। मोरारजी देसाई की भी कहानी बहुत गजब की है। मोरारजी देसाई जो है, कुछ भी कहिए, बहुत कमाल के नेता थे, सोशलिस्ट लीडर ये भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा बनना चाहते थे। मोरारजी देसाई को लगा कि जब जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, सीनियर मोस्ट लीडर थे, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं बने। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ, मोरारजी देसाई को लगा कि अब बन ही गया, मैं प्राइम मिनिस्टर, नहीं बने। इंदिरा गांधी आ गई, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, चुन किया इंदिरा गांधी, और कांग्रेस में दो फाड़ हो गई। अब दोस्तों, तो एक थी इंदिरा आई, मतलब कांग्रेस आई, और एक थी ओ, दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप था जिसमें मोरारजी देसाई, कामराज, बड़े बड़े लीडर्स थे, और एक ग्रुप था जिसमें इंदिरा गांधी थी। अल्टीमेटली इंदिरा गांधी की ही जीत हुई। अब ये बहुत लंबी स्टोरी है। यहां पे प्रेसिडेंट के जो चुनाव हुआ था उस पर मोरारजी देसाई और इंदिरा, देखिए अब जो है ना, 1967 से लेकर पूरा 1980 तक इंदिरा गांधी वर्सेस मोरारजी देसाई, ये टसल चलेगी। इंदिरा गांधी के सलाहकार थे पीएन हक्सर। पीएन हक्सर जो थे बहुत आईएएस, गजब के आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन इंदिरा गांधी के जो सलाहकार थे, ये क्या करते थे, ये थोड़ा सा इनका थोड़ा सा क्या, काफी लेफ्टिस्ट व्यू था। लेफ्टिस्ट, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आपको पता है हर इंसान लेफ्टिस्ट है और हर इंसान राइटिस्ट भी है। लेफ्टिस्ट मतलब आप समझते हैं लोगों की बात करना, सोसाइटी की बात करना, समाज की बात करना। सोशलिज्म भी लेफ्टिज्म है एक तरीके से। एक्सट्रीम लेफ्ट बहुत खराब होता है। पीएन हक्सर जो थे वो थे कम्युनिस्ट। इंदिरा गांधी जो डिसीजन ले रही थी, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया 1969 में। ऐसे ऐसे डिसीजन लिए इंदिरा गांधी ने, जब ये लगने लगा कि इंदिरा गांधी शायद पीएन हक्सर के प्रभाव में है। और ये सच भी था, क्योंकि पीएन हक्सर ने बहुत ज्यादा एडवाइस दी थी इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी ने वो इंप्लीमेंट भी की। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी लोगों की नेता बन गई। भले ही पार्टी में इनको कोई पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी लोगों की नेता बन गई। लोग इनको, जिस इंसान ने, जो गरीब इंसान ने कभी बैंक तक नहीं देखा था, प्राइवेट पर्स खत्म कर दिया। प्राइवेट पर्स पेंशन थी। राजा महाराजाओं को वल्लभ भाई पटेल ने यह सुनिश्चित किया था कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपको बढ़िया हम ट्रीटमेंट देंगे, पेंशन देंगे। तो हर साल लाखों लाखों रुपए जो है इन बिना बात के राजा महाराजाओं को जाते थे। इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, बहुत कुछ। ये सारे डिसीजन से यहां पे जो बाकी के नेता वो डर गए। अब इंदिरा गांधी यहां पे 1967 हम देखते हैं कि 1967 में हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं इलेक्शन जब हुए, फिर इंदिरा गांधी जीत के आई। और देन 1971 का वो वॉर जिसने सारा सब कुछ बदल दिया, 1971 का। 1971 में वैसे ही कांग्रेस और इंदिरा गांधी आपस में भिड़े हुए थे, यहां के लीडर्स। 1971 में क्या हुआ, 1971 में भारत और बांग्लादेश, भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया। कैसे स्वतंत्र कराया, इधर पाकिस्तान में चुनाव हो गए। पाकिस्तान में जब चुनाव हुए तो ईस्ट पाकिस्तान जो था, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उसको कोई राइट्स नहीं थे, बहुत अत्याचार होता था। और मुजीबुर रहमान की सरकार जो है वो जीत गई। अब ये वेस्ट पाकिस्तान वाले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान वाले हम पे रूल करें। इधर सबक सिखाने के लिए बैंड बजा दी ईस्ट पाकिस्तान की, बलात्कार भयानक किए और बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाई यहां पे पाकिस्तान ने। और आज भी पाकिस्तान ये अपनी गलती मानता है कि हमने जिस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के साथ सलूक किया वैसे हमको नहीं करना चाहिए था। वॉर छेड़ दिया। भारत ने क्या किया कि 1971 में, 1971 में 3 दिसंबर को, ये देखिए आपको पता है नॉर्थ ईस्ट जो है, त्रिपुरा, आसाम जो है, सब बांग्लादेश से लगता है। तो हुआ क्या कि इधर बहुत सारे रिफ्यूजी जो है वो भारत आने लगे और फोटोज आने लगी, बड़ी दयनीय फोटोज थी। तो इंदिरा गांधी ने अप्रैल में बोला कि श्याम मानेकशॉ को बुलाया, उस समय जो हमारे आर्मी के लीडर थे, आर्मी के हेड थे, चीफ थे, श्याम मानेकशॉ से बोला कि क्या हो रहा है, इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप इनको कुछ करिए, हमको बांग्लादेशियों की, मतलब ईस्ट पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। श्याम मानेकशॉ ने बोला कि अभी आप रुक जाइए, हम थोड़ा देर में वॉर करते हैं, थोड़ा देर में अटैक करेंगे। अभी अगर हम अटैक करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में मानसून का समय है। और मैं आपको श्याम मानेकशॉ ने यह बोला कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा विश्वास करिए, जब हम अटैक करेंगे, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा आर्मी को ऑर्गेनाइज करने में सब कुछ, लेकिन जब हम अटैक करेंगे ईंट से ईंट बजा देंगे। इंदिरा गांधी ने यह बात मान ली। कांग्रेस के ज्यादातर लीडर्स इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर उस समय यह बोल रहे थे कि ऐसा है कि भैया ये मत मानो, कुछ भी हो जाए, वॉर करो, अभी इसी वक्त हमला कर दो। लेकिन इंदिरा गांधी ने श्याम मानेकशॉ की बात पे यकीन किया। 3 दिसंबर 1971 को वॉर हुआ। वॉर शुरू होता है 19 और 13 दिन के अंदर अंदर 16 दिसंबर को वॉर खत्म। बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। भारत ने 90,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया। पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हमारे पास थे। शिमला एग्रीमेंट हुआ दोस्तों 3 साल बाद 1974 में।
हमने फिर से भारत का जो पूरा जो पाकिस्तान का एरिया हमने अपने पास लिया था, और जो सैनिक थे सब के सब पाकिस्तान को लौटा दिया, और पाकिस्तान ने हमको कुछ भी नहीं दिया। ये हमारी बहुत बड़ी भूल रही है। जब भी हम टेबल पे बैठते हैं हम भावुक हैं, हम हमेशा इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ऊपर चली गई, लेकिन फिर 1975 आता है। इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी फिर से गिरने लगी जब 1974 में एक के बाद एक इवेंट हुए। सरकार पे करप्शन के आरोप लगे, इंदिरा गांधी पे धांधली के आरोप लगे कि इन्हें चुनाव गलत तरीके से जीती हैं, और इंदिरा गांधी के पार्टी के लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। इधर गुजरात में मूवमेंट चल रहा था, बिहार में मूवमेंट चल रहा था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी 1975 में। अब ये एक काला अध्याय है। जुलाई 1975 को इमरजेंसी लगाई गई, 1977 तक चली, मार्च 1977 तक। ये 2 साल में बहुत कुछ हुआ। जितने भी ऑपोजिशन था उसको पूरा खत्म कर दिया गया, और ये 2 साल भारत के इतिहास का सबसे सबसे काला, एक डार्केस्ट पीरियड है इमरजेंसी का। 1975 से लेकर 77 42nd अमेंडमेंट पारित किया गया। 42वें संशोधन में यहां पे प्रधानमंत्री को पूरी ताकत दी गई। इससे पहले भी बहुत सारे अमेंडमेंट पारित हुए थे। देखिए, इमरजेंसी जो है ना वो बहुत सारे क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीजों का नतीजा है। एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर हो, उसके लिए वो एक के बाद एक अमेंडमेंट पास करवा रही थी। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि 1975 जब आया, 1975 जब आया, तब इंदिरा गांधी ने इसी का यूज करके इमरजेंसी लगा दी। और फिर 42nd अमेंडमेंट आता है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, सोरेन सिंह कमेटी। तो 1975 में, सॉरी सोरेन सिंह कमेटी नहीं, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में पूरी पावर यहां पे प्रधानमंत्री को देने की कोशिश की गई। अल्टीमेटली 2 साल बाद, अब यहां पे दोस्तों एक चीज तो पक्की है, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, इंदिरा गांधी के 2 बेटे राजीव गांधी, संजय गांधी जो हैं उनका प्रभाव इंदिरा गांधी पे देखने को मिलता था। संजय गांधी बहुत ज्यादा डिसीजन लेते थे, बहुत कुछ इसमें, उधर पूरा जो तुगलकाबाग में पूरा जो एरिया इन्होंने खाली करवाया, और काफी ऐसे डिसीजन थे नसबंदी का, संजय गांधी पे आरोप लगे कि बहुत गलत था। अल्टीमेटली 1977 में इमरजेंसी हटी। इधर जेपी ने अपना मूवमेंट ऑलरेडी चलाया हुआ था 1975 से पहले। टोटल जयप्रकाश नारायणन की भी कमाल की स्टोरी है। आजाद भारत के सबसे बड़े लीडर हैं जयप्रकाश नारायणन, ठीक है। तो टोटल रेवोल्यूशन तो पूरे सरकारों की तो बैंड बजी ही हुई थी। 1977 में हारना ही था इंदिरा गांधी को। इमरजेंसी जैसे ही हटी, चुनाव हुए, इंदिरा गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको मुंह की खाने पड़ी, और अब उदय होता है एक नए इतिहास का, क्योंकि आई जनता पार्टी। जनता पार्टी 1977 में जीत के आई, और आज की जो बीजेपी है ना वो जनता पार्टी से ही निकली है। जनता पार्टी, फाइनली मोरारजी देसाई का सपना पूरा हुआ। मोरारजी देसाई जो है वो इंदिरा गांधी के समय में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो फाइनली मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन ये जनता पार्टी में इतनी सारी पार्टीज थी, पूरा ऑपोजिशन था, कि चल ही नहीं पाएगी। 1977 से लेकर 79 तक मोरारजी देसाई, फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, तो 44th अमेंडमेंट में, 42nd अमेंडमेंट में जो जो चीजें पारित की गई थी उसको रिवर्स किया गया, जो जो खराब है डेमोक्रेसी के लिए, और ऐसे प्रावधान लाए गए कि अब दोबारा इस तरीके से इमरजेंसी नहीं लगाई जाए, ठीक है। तो वो खैर मैंने एम लक्ष्मीकांत में कवर किया, देखिएगा, इमरजेंसी का पूरा चैप्टर है। तो अब 1979 में क्या हुआ कि मोरारजी देसाई जो है, क्योंकि पार्टी को तो कोलैप्स करना ही था, मोरारजी देसाई जो है 1979 में हट गए। उसके बाद चरण सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह। लेकिन दोस्तों 1980 तक आते आते जनता पार्टी कोलैप्स कर गई, 3 साल ही चली है, और फिर दोबारा इलेक्शन हुए। फिर वही है अब इंदिरा गांधी ने इस समय बहुत कुछ किया। इंदिरा गांधी जो है, फिर से लोग जो है इंदिरा गांधी के साथ हो गए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने यहाँ पे लोगों का, मतलब इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी खासियत ये थी ना कि वो लोगों के बीच में चली जाती थी, तो लोगों का यहाँ पे साथ हुआ। अगेन इंदिरा लाओ देश बचाओ ये नारे लगे, पहले था इंदिरा हटाओ अब इंदिरा लाओ, ऐसे ही पॉलिटिक्स चेंज होती है। फिर से 1980 में चुनाव हुए, जीत गई है इंदिरा गांधी। 1980 में पंजाब में भी इंसर्जेंसी चल रही थी, आपको पता ही है, जरनैल सिंह भिंडर वाले, आपको ये सब पता है। खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था पूरा, कि पंजाब के पूरे पोर्शन को अलग करो, और इधर पाकिस्तान इस तरीके के मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करता है। 1980 में क्या हुआ दोस्तों कि 1980 में जब ये इंदिरा गांधी आई दोबारा, तो पंजाब की इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। जब गोल्डन टेम्पल में यहां पे मिलिटेंट्स ने शरण ले ली थी, तो गोल्डन टेम्पल में आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 को चलाया। अब ये डिजास्टर साबित इसलिए हुआ क्योंकि इसमें स्वर्ण मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा। ये एक डिजास्टर था, स्वर्ण मंदिर को भयानक नुकसान पहुंचा, जिसका रिएक्शन ये हुआ कि इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड जो कि सरदार थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, दोनों ने इंदिरा गांधी को मार दिया।
1984 में, और फिर पूरे भारत में दंगे हो गए। जैसे इंदिरा गांधी को मारा, इनके बेटे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। राजीव गांधी को जब प्राइम मिनिस्टर बनाया 1984 में, 1984 में, तो राजीव गांधी एक मॉडर्न नेता थे। राजीव गांधी ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स, टेलीकॉम, कंप्यूटर, राजीव गांधी भैया बाहर से पढ़ के आए थे कि राजीव गांधी तुष्टीकरण भी करने लगे, तो वो एक ऐसे पेंडुलम पे सवार हो गए, कभी वो मुस्लिम की तरफ जाता, कभी हिंदू की तरफ जाता। ये राजीव गांधी की बहुत बड़ी गलती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राजीव गांधी को उस समय कौन सलाह दे रहा था। राजीव गांधी के डिसीजन बहुत बढ़िया थे। मॉडर्नाइजेशन भारत का, टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम राजीव गांधी ने किया। इधर श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था, तो राजीव गांधी ने आर्मी भेज दी कि जाओ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, वहां जाओ, श्रीलंका को शांत करवा के आओ, और यही राजीव गांधी की मौत का कारण भी बन गया। तो हुआ क्या दोस्तों कि 1985 में, मतलब इसी दौरान शाह बानो केस हुआ। शाह बानो केस आपको पता ही है क्या हुआ कि यहां पे शाह बानो जो थी उनको तलाक दे दिया था उनके हस्बैंड ने। अब कोर्ट ने बोला कि भैया देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, हमारे यहां जो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं जिसकी बहस चल रही है कि लेके आओ लेके आओ, तो मुस्लिम का जो कानून है वो अलग है, वो उसमें हम हाथ नहीं डालते। तो भैया जब तलाक दिया, यहां पे तलाक तलाक तलाक, तो हुआ क्या कि शाह बानो अलग। अब शाह बानो को गुजारा भत्ता चाहिए था, तो कोर्ट ने ये बोला कि शाह बानो को इनके हस्बैंड गुजारा भत्ता देंगे। अब राजीव गांधी को पता नहीं किसने ये एडवाइस की, राजीव गांधी जो बोले, उन्होंने इस फैसले को ही पलट दिया। ठीक है, पार्लियामेंट में बकायदा एक्ट पारित करके इसको पलट, मतलब इस खत्म कर दिया। ये तुष्टीकरण हो गया ना एक तरीके से, वो मुस्लिमों की तरफ चले गए। अब भैया क्योंकि मुस्लिम समाज में गुस्सा था, मर्दों में गुस्सा था, अरे ऐसा कैसे हो गया, तो राजीव गांधी ने ये जो शाह बानो केस था, ये राजीव गांधी के करियर पे दाग। अब राजीव गांधी का ये मूड खराब, मतलब राजीव गांधी के जो आसपास हैं, और राजीव गांधी को भी थोड़ा ये लग रहा था यार ये तो गलत हो गया, अब हिंदुओं को खुश करना है, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवा दिया बस। और वही राम मंदिर जो उसके बाद फिर लाठी डंडा खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वो फिर बहुत, तो इधर हिंदुओं की तरफ गए, कभी मुस्लिमों की तरफ गए, और ये बैलेंस बनाने में बिल्कुल नाकामयाब हुए। फिर इधर बीजेपी, अब देखिए, पहले बीजेपी थी भारतीय जनसंघ। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ जो है उसकी स्थापना की, मतलब वो बहुत, श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है वो पहले ऐसे थे जो उनको भी कांग्रेस सरकार में शामिल किया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब हुआ क्या कि यही बीजेएस 1980 में बीजेपी बन गई। 1984 में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी को खाली 2 सीटें मिली थी, लेकिन जब राम मंदिर का ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने ही ताला खुलवाया, और उस समय राजीव गांधी के कैबिनेट के बहुत मिनिस्टर हुआ करते थे। आरिफ मोहम्मद इस समय केरल के गवर्नर हैं, बहुत ही कमाल, बहुत जबरदस्त नॉलेज है आरिफ मोहम्मद की, आप देखिएगा। उन्होंने इस बात पे इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बोला था कि मैं सरकार में नहीं रहूंगा क्योंकि आप जो शाह बानो के साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया उस समय पता नहीं राजीव गांधी को कौन सलाह दे रहा था। राजीव गांधी ने लीडरशिप उनकी वैसे कमाल की थी, बहुत अच्छे डिसीजन भी लिए राजीव गांधी ने, लेकिन ये चीज इनके लिए डिजास्टर साबित हुई। तो हुआ क्या दोस्तों कि 1989 में जब इलेक्शन हुए तो राजीव गांधी हार गए। राजीव गांधी और बीजेपी को इस समय 84 वोट्स मिले, 2 से सीधे 84। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने इसी मंदिर को ही मुद्दा बना लिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, रथ यात्रा शुरू कर दी, तो हिंदू जितने भी हिंदू थे वो सब बीजेपी की तरफ। और फिर 1990, आपको पता ही है, फिर 1991 में नहीं, पहचान, हम 1989 में थे, तो 1989 में क्या हुआ कि 1989 में इलेक्शन में राजीव गांधी हार गए। भारत में 2 पीरियड ऐसे रहे जब स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी रही, एक 1989 से लेकर 1991 तक, दूसरा 1996 से लेकर 1998 तक। तो पहले हम इस 2 साल के पीरियड की बात करते हैं। राजीव गांधी गए, राजीव गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया गया चंद्रशेखर को, ठीक है, सॉरी वीपी सिंह को। वीपी सिंह की जनता दल, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, मतलब जनता दल, राजीव, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हार गई, जनता दल आई, मतलब कोलिशन सरकार बनाई, तो उसमें वीपी सिंह प्रधानमंत्री। अब देखिए गठजोड़ वाली सरकारें चल नहीं पाती हैं। इसी समय भारत की डेफिसिट जो है, भारत का अकाउंट खाली हो गया था, ठीक है, भारत के पास पैसे ही नहीं बचे थे। तो अभी हम एलपीजी पे आ रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि वीपी सिंह, भाई सरकार गठजोड़ की सरकार थी तो चलनी तो है नहीं, तो वीपी सिंह हटे, तो फिर चंद्रशेखर की कहानी कमाल है। भारत के इतिहास के कुछ ऐसे लीडर्स हुए हैं जो कमाल के, उसमें चंद्रशेखर एक हैं, बहुत बड़े बड़े, नीतीश कुमार हो गए, मुलायम सिंह यादव, इन सबको चंद्रशेखर ही लेके आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है भारत के। चंद्रशेखर की बात करूं तो ये इंसान जो है वो कभी मिनिस्टर नहीं बना, नेता नहीं, सीधा प्राइम मिनिस्टर बना, ऐसे थे चंद्रशेखर। 1977 में चंद्रशेखर को ही बोला था कि आप प्रधानमंत्री बनो, जेपी ने बोला था, लेकिन चंद्रशेखर ने मना कर दिया था। एनीवे, तो 1991 में क्या हुआ, मतलब 1990 में फिर चंद्रशेखर है, लेकिन 8 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। 1991 में चुनाव हुए, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस चुन के आई,
और फिर आपको पता ही है कि बाबरी मस्जिद इंसिडेंट होता है। अब जब 1992 में बाबरी मस्जिद इंसिडेंट हुआ, मस्जिद को ढहाया गया, तो फिर जहां पे भी बीजेपी की सरकारें थी उसको बर्खास्त किया गया और बहुत बवाल हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर चुन के आए थे। पीवी नरसिम्हा राव एक बहुत 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 बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे। इसी दौरान लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया 1991 में, क्योंकि भारत की हालत खराब हो गई थी। तो हमने अपनी इकोनॉमी को खोला, तो अब हम प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चले गए। बैंकों का रिफॉर्मेशन हुआ, एफडीआई आने लगा, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा बढ़ावा हुआ, लाइसेंस राज को हमने बंद किया, कंपटीशन कमीशन स्टैब्लिश किया, बहुत सारी चीजें। तो 1991 से लेकर 1996 तक इसी दौरान बाबरी मस्जिद इंसिडेंट, लेकिन अब बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने लगा। जिस बीजेपी ने 2 वोट हासिल किए थे राम मंदिर के मुद्दे पे, वो बीजेपी बहुत आगे चली गई, तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। 1996 में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। 1996 में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी ने सरकार बना ली, हालांकि वो 14 दिन की सरकार थी, क्योंकि बीजेपी को, मुझे याद नहीं कि बीजेपी को समय सीट कितनी मिली थी। दोस्तों मैं ये लेक्चर जो है ना वो रैंडमली कर रहा हूं, मैंने इसमें रिसर्च, क्योंकि देखिए मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है तो सब दिमाग में तो है ही है, लेकिन कई बार होता है ना कि आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, वो चीज, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सीट नहीं याद है कि कितनी सीटें जीती थी। तो 1996 में क्या हुआ कि बीजेपी ने यहां पे बीजेपी को बहुमत नहीं मिली थी, लेकिन गठजोड़ करके बीजेपी को पता था, 14 दिन का समय दिया, ठीक है कि आप अपनी बहुमत साबित करो। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का वो ऐतिहासिक भाषण 1.5 घंटे का, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश नहीं जाना चाहिए, बहुत ही कमाल का भाषण दिया था, सुनिएगा, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो 14 दिन के अंदर अंदर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो 14 दिन के अंदर अंदर बर्खास्त हो गई, मतलब वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। आपको फ्लोर पे बहुमत साबित करनी पड़ती है ना, एमएलए का, एमपीज का सपोर्ट होना चाहिए, तभी तो आप सरकार बनाएंगे। एम लक्ष्मीकांत के लेक्चर्स देखिएगा। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी गए। अब ये 1996 से लेकर 1998 तक 3 प्रधानमंत्री आए और गए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आए एसडी देवेगौड़ा, लेकिन ये सारे प्रधानमंत्री बलि का बकरा ही थे, किसी को चलना नहीं था। उस समय ज्योति बसु जो कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उनको प्रधानमंत्री बनने का, हालांकि उन्होंने कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उस समय वेस्ट बंगाल के काफी समय तक ज्योति बसु जो है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके बारे में बात चली, लेकिन फिर सीपीआई ने बोला नहीं, हम उनका नाम वापस लेते हैं। तो जब बहुत बातचीत हुई सारी पार्टीज के बीच में, तो यह था कि चलो भैया एसडी देवेगौड़ा को बना दो, क्योंकि किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं थी। एसडी देवेगौड़ा को बनाया, उनकी भी कोई खास नहीं चली, वो भी, उनको भी मतलब हटना पड़ा, क्योंकि यहां पे अगेन गठजोड़ की सरकार है ना, तो यही होता है। फिर आए आपके आई के गुजराल, इंदर कुमार गुजराल, जो कि आईएएस ऑफिसर थे, कमाल के वो भी नेता थे, लेकिन थोड़े से शांत थे, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी, गुजराल डॉक्ट्रिन आज भी हम फॉलो करते हैं। आई के गुजराल आए, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। अगेन हम देखते हैं 1998 में फिर से चुनाव हुए, और इस बार फिर से बीजेपी जो है ज्यादा सीटों के साथ आई। अब जब बीजेपी आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए, तो अटल बिहारी वाजपेयी फिर से 1.5 साल तक ये सरकार चली। अब 1999 में आपको पता ही है, 1998 में पोखरण टेस्ट भी हुआ। देखिए अब हम न्यूक्लियर पावर भी बन गए हैं। 1974 में ऑपरेशन लाइफिंग बुद्धा, और उसके बाद 1998 में दोबारा हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण वाला, तो हम फाइनली न्यूक्लियर पावर बन गए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी अटल बिहारी, और अटल बिहारी वाजपेयी तो शानदार नेता थे। कैसे पार्टीज को, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के पास बहुमत नहीं थे, लेकिन किस तरीके से पार्टीज को साथ में लेकर चलना, ये अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। कमाल के नेता, शानदार नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 13 दलों को साथ में लेकर चल रहे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी इसमें कामयाब हो गए, जिसको एनडीए बोला गया। लेकिन एआईएडीएमके का क्या, जयललिता की पार्टी, फेमस चाय पार्टी, फेमस टी पार्टी, सुब्रमण्यम स्वामी जो आज बीजेपी के नेता, समय कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने फेमस चाय पार्टी बुलाई, जिसमें जयललिता भी आई। इसमें पूरा बताया कि किस तरीके से आप समर्थन वापस लीजिए, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, यही किया। जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया, बीजेपी की सरकार फिर से गिर गई, लेकिन फिर से चुनाव हुए, और इस बार बहुत अच्छे से बीजेपी चुन के आई 1999 में। फिर कारगिल वॉर हुआ 1999 में, और भारत ने फिर से पाकिस्तान को हराया। 1999 से लेकर 2004 तक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, राइज ऑफ बीजेपी हम बोल सकते हैं। 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत, और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, बहुत कुछ किया यहां पे बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी ने।
जो मॉडर्न इंडिया है उसकी नींव उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने, देखिए ये काम जो है ना, ये लेगेसी जो है ना, ये आगे बढ़ती रहती है। जो काम राजीव गांधी ने छोड़ा वो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया। आधार कार्ड हो गया, फिर कंप्यूटर्स हो गया, न्यू इंडिया हो गया, स्कूल चले हम, बेटियों को पढ़ाना हो गया, बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं, शाइनिंग इंडिया हो गया, वो सब अटल बिहारी वाजपेयी के ही दौरान लॉन्च किए गए। पाकिस्तान से भी रिलेशन हमारे बहुत बहुत अच्छे हुए अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी मतलब बीजेपी हार गई और कांग्रेस आई, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। मनमोहन सिंह को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया एवर हैड, वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स। वो बहुत, जो इंसान बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं होता है वो बहुत शांत होता है, लेकिन मनमोहन सिंह वो इतने इंटेलेक्चुअल, इतने गजब के थे। वो पहली बार भारत, ग्रोथ रेट भारत की ऐसे हो रही थी, ऐसे डबल डिजिट में हम जाने वाले थे 2000। हालांकि मनमोहन सिंह, प्रॉब्लम ये थी ना कि दो पावर सेंटर थे, अगर मनमोहन सिंह थोड़ा स्ट्रिक्ट होते तो यकीनन वो 2014 में भी जीत के आते। लेकिन मनमोहन सिंह ना, करप्शन जो आसपास हो रहा था वो उन्होंने थोड़ा साइड में कर दिया, और दो पावर सेंटर थे, एक तरफ सोनिया गांधी और एक तरफ मनमोहन सिंह। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई। फर्स्ट टर्म बहुत कमाल का रहा कांग्रेस का, 2004 से लेकर 2009 तक बहुत बढ़िया रहा, इसीलिए 2009 में दोबारा जीत के आई कांग्रेस, क्योंकि फर्स्ट टर्म बहुत बढ़िया था मनमोहन सिंह का। लेकिन दोस्तों, अमेरिका हाउसिंग रिसेशन ने पूरे पूरे दुनिया को डुबा दिया, और इसी रिसेशन के कारण अगर शायद अमेरिका का रिसेशन नहीं आया होता तो कांग्रेस दोबारा आ जाती। लेकिन 2008 में ऐसा रिसेशन आया, अमेरिका जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ, उसमें हम फिलहाल नहीं जाते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। पूरा लोन का वो जो पूरा बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट जनरल्स में बैठते हैं ना, सबने पूरा स्कैम किया, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस, सबको मर्ज करके ऐसा गड़बड़ झाला, क्या कहते हैं कि ऐसा गड़बड़ झाला स्टार्ट किया कि सब बर्बाद हो गया। तो बहुत लोग जिन्होंने अमेरिका में इन्वेस्ट किया था सब डूब गए। आइसलैंड तो रातों रात बैंकरप्ट हो गया, जो पूरा देश है। अब हुआ क्या कि 2009 जो सेकेंड टर्म था वो कांग्रेस का बहुत अच्छा नहीं रहा। 2G घोटाला हुआ, कोल स्कैम हुआ, और इसका नतीजा ये हुआ, एक तो बीजेपी एक विपक्ष, आज विपक्ष आप दिखेंगे नहीं, आप कुछ भी कहिए, लेकिन बीजेपी ने जो विपक्ष की भूमिका निभाई है वो बहुत भयानक निभाई थी। कांग्रेस को हर मुद्दों पर, क्योंकि उस समय सुषमा स्वराज थी, सुषमा स्वराज हो गए, अरुण जेटली हो गए, ठीक है, ये सब इतने, सुषमा स्वराज तो ऐसी बैंड बजाती थी, अगर कुछ भी गलत होता था तो एकदम शेरनी की तरह दहाड़ देती थी वो। तो बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका बहुत तगड़ी निभाई थी। तो हुआ क्या कि अब 2014 में ये करप्शन के मुद्दे, फिर इधर अन्ना हजारे का पूरा मूवमेंट चला, जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और 2014 में कांग्रेस चुन के नहीं आई, बीजेपी चुन के आई, मोदी जी चुन के आए। अब मोदी जी के खिलाफ वैसे बहुत सारे पार्टी के लीडर्स भी, जैसे राजनाथ सिंह हो गए, सुषमा स्वराज हो गई, नीतीश कुमार हो गए, बहुत लोग नहीं चाहते थे कि मोदी जी आए, लेकिन खैर वो चुन के आ गए। अब 2014 से लेकर अभी तक क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ेगा कि भारत की ग्रोथ रेट बिल्कुल नीचे चली गई है। हम किसी भी मोर्चे पे सफल नहीं हुए हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। 2014 से लेकर 2016 तक ठीक था, मोदी जी का जो कार्यकाल था, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम्स, देखिए स्कीम्स तो मोदी सरकार ने बहुत तगड़ी चलाते हैं वो लोग, इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होता है। 2016 में लेकिन डीमोनेटाइजेशन कर दिया, और डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा फेलियर रहा, तभी उसमें बात नहीं होती है, बहुत बहुत बड़ा फेलियर रहा दोस्तों डीमोनेटाइजेशन। ये तो अब खैर बीजेपी भी मानती है, तो बहुत ही दिक्कत थी। 4 मुद्दे, करप्शन, काउंटर फीडिंग, टेररिज्म और ब्लैक मनी, ये चारों मुद्दे चारों मोर्चों पे फेल हो गई, क्योंकि आरबीआई ने बाद में ये बोल दिया कि 99% नोट्स तो वापस आ गए, तो ब्लैक मनी है ही का। तो डीमोनेटाइजेशन बहुत डिजास्टर्स था, और उसके बाद आ गया जीएसटी। जीएसटी एक बहुत बढ़िया रिफॉर्म, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी लाना कमर टूट गई भारत की। तो ये 2014 से लेकर 2020 तक अभी तक का टेन्योर है। हमारी इकोनॉमी और बहुत सारी और भी चीजें हैं दोस्तों जो सही नहीं, हमारी जो हार्मोनी थी वो आप देख ही रहे हैं कि काफी हद तक डिस्टर्ब भी हो चुकी है। फिलहाल एज अ लीडर बात करें तो मोदी जी बहुत शानदार लीडर है, 2019 में दोबारा चुन के आए। लीडर इन द सेंस कि इनका पॉलिटिकल करियर शानदार रहा है, और एक चीज तो माननी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी कि मोदी जी ने ये तो बताया कि गरीब से गरीब इंसान भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, और करने में सरकार नाकामयाब रही है। सारी स्कीम, अभी कुछ भी बेरोजगारी मुद्दे पे भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ सही नहीं हो रहा अभी तक। 2016 से लेकर अभी तक, अब मैं तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूं, दिक्कतें हैं। देखेंगे दोस्तों फिलहाल आगे क्या होता है। अब तो इलेक्शन 2024 में है, तो ये एक समरी थी
कितना भी कोशिश करो यार, 40 मिनट हो ही जाता, बट मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि आपको पता लग जाए अच्छे से। अब अगर आप चाहेंगे तो मैं पार्ट वाइज बना दूंगा, तो उसमें हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इंस्टा पे जरूर फॉलो करिए। थैंक यू।